हटके में खुश आमदीद। शाहज़ेब जिलानी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज एक अच्छी खबर आई बड़े अरसे बाद कि यूट्यूबर और एंकर इमरान रियाज़ खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा तशवीश थी पिछले 4.5 माह में। इस पर हम प्रोग्राम में आगे बात करेंगे और भारतीय मीडिया पर भी थोड़ी नज़र डालेंगे। हम समझते हैं कि हमारा मीडिया आपे से बाहर है, लेकिन जितनी मस्ती भारतीय मीडिया को है कुछ इंटरनेशनल मामलात पे थोड़ा ज़्यादा ही हटके हैं। उस पर ज़रार आपको एक चटपटा सेगमेंट उस पर हम करेंगे। लेकिन पहले आगाज़ करते हैं कुछ हमारे यहाँ एक पंजाब में काफ़ी बड़ा एक हेल्थ स्कैंडल सामने आया है। इमेजिन करें कि आपको कोई बीमारी हो, आप डॉक्टर के पास जाएँ कि मुझे इंजेक्शन लगा दें, मेरी बीनाई ठीक हो जाए, लेकिन उस इंजेक्शन के बाद आपकी रही सही बीनाई भी चली जाए। इस तरह काफ़ी सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है पंजाब में। अब जो तादाद बताई जा रही है हुकूमत की तरफ से, तकरीबन 70 के करीब लोग मुतासरा हैं पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में। कसूर, लाहौर, झंग, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों पे ये केसेस सामने आए हैं और पता ये चला है कि जो इंजेक्शन लगाया जा रहा था वो गैर मेयारी था, उसमें मिलावट थी, स्टेरिलाइजेशन नहीं थी और ये मामला चलते जा रहे थे। तावक्त है कि चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा हैं, उनके भाई जब इससे मुतासर हुए, चौधरी मंजूर साहब, उनके भाई इससे मुतासर हुए, उनको पैनिक हुआ। उन्होंने डॉक्टर जावेद अकरम निगरान वज़ीर हैं पंजाब के सेहत के, उनसे फौरी रब्ता किया। तब जाके ये बात खुली कि कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर कंप्लेंट्स आती गईं। अब तक निगरान गवर्नमेंट ने ये किया है कि उन्होंने 12 अहलकार मुअत्तल कर दिए हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें ड्रग कंट्रोलर भी हैं, 17, 18, 19 ग्रेड के उसमें लोग शामिल हैं। और फिर एक 3 रुकनी उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है। इसको कहा है कि जी आप 3 दिन के अंदर जो है इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करें, बताएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करें। लेकिन ये हुआ कैसे और ये क्यों होता है बार बार, इसको ज़रा समझने की कोशिश। अच्छा, अभी कुछ घंटे कबल ही अरफा नूर के शो में डॉक्टर जावेद अकरम आए थे और कम से कम वो ये समझाने को ज़्यादा अपडेट भी दी हैं कि कुछ लोगों के शायद अभी भी बीनाई बच जाए। इस पर भी हम अभी बात करेंगे। लेकिन ये भी बता रहे थे कि ये जो दवाई है, ये जो टीका है, ये असल में किस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको इस केस में फॉर प्रिवेंटिंग आई डिजीज़ या आई विजन लॉस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, सुनिए। तो जो लोगों के जहन में ये कंसेप्ट है ना कि जाली टीका था, जाली टीका नहीं था, पहले तो ये क्लियर कर लें बात। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पे इसका एक तो कैंसर में इस्तेमाल होता है, जो कोलोरेक्टन यानी कॉलन का, क्योंकि ये टीका 28,000 का है। उस 28,000 के टीके के लिए जब आँखों में आप लगाते हैं तो ये इसके 70 से 80 टीके निकलते हैं उसके अंदर से, और उसमें ये फ़ायदा होता है कि ये एक पेशेंट को 1200-1500 में मिल जाता है। और यही टीका अगर आप किसी और कंपनी का लें तो वो 60,000 का भी एक टीका है और 1,20,000 का भी है, तो पेशेंट का भी भला हो जाता है इसमें। जी, तो इससे एक चीज़ तो क्लैरिफाई हो गई कि इसको वो कहते हैं ये लगभग 15 साल से इस्तेमाल में है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ हेल्थ रिपोर्टर हैं वकार भट्टी, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काफ़ी इन मामलात पे लिखते रहे हैं, उनको इसमें बैकग्राउंड भी है। हाँ। अच्छा सॉरी वकार, सबसे पहले अगर आप हमें बता सकें, ये जो अभी डॉक्टर अकरम हमें बता रहे थे, अब मेरा ख्याल है कि इसको कहा जाता है ऑफ लेबल यूज़ दवाई का, तो पहले ज़रा थोड़ा सा हमें इस दवाई के बारे में समझा दें कि ये है तो कैंसर की के लिए, लेकिन इसके ये भी एक इस्तेमाल है, तो ये कैसे होता है? जी बहुत शुक्रिया ज़रार भाई आपका, शाहज़ेब भाई और वसर साहब। बेसिकली मैं जल्दी आपको बता दूं कि ये एक दवा है, इसको कहते हैं बेवासिजुमैब। ये एक कैंसर की दवाई है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टारगेटेड थेरेपी कहलाती है कैंसर की। कोलोरेक्टल कैंसर के लिए भी इस्तेमाल होती है, ओवेरियन कैंसर के लिए भी, और दीगर चंद कैंसर में इस्तेमाल होती है। और ये रॉश कंपनी है, एक दुनिया की मानी हुई कंपनी, उनका एवेस्टिन के नाम से इसका ब्रांड है। अच्छा, ये वैसे तो कैंसर में इस्तेमाल होती है, FDA ने इसको इसीलिए अप्रूव किया है। एक चीज होती है ऑफ लेबल यूज। ऑफ लेबल यूज ये होता है कि उसके लेबल पे ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब डॉक्टरों ने इसको एक्सपेरिमेंट किया आंखों में, पाकिस्तान में और दुनिया में डायबिटीज एक बहुत बड़ा मसला है। डायबिटीज के नतीजे में आंखों में एक प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। ये जो रेटिना है
हमारा, इसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बन जाती हैं डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हम इस मौजू पर भी, डायबिटीज पर भी 2-4 मिनट बात करें। अच्छा, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है, जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, अनकंट्रोल्ड शुगर के मरीजों में रेटिनोपैथी हो जाती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये जो दवा है बेवसिजुमैब, इसकी बहुत ही मामूली मिकदार, यानी कि 0.05 ml जो मिकदार है, जो बहुत ही मामूली मिकदार है, वो सिरिंज में भरकर रेटिना में लगा दी जाती है, और ये 3 महीने में 3 दफा हर महीने एक इंजेक्शन ये लगता है। अच्छा, चूंकि ये कैंसर की दवा है और 4 ml का इसका वायल आता है, तो ये, और 28,000 का एक वायल है, लेकिन हमें जो दवा चाहिए आंखों के लिए वो बहुत ही मामूली चाहिए। तो होता यह है कि इस बड़े इंजेक्शन से छोटे छोटे इंजेक्शन बनाए जाते हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन सी मिसाल आज किसी को दे रहा था कि 1.5 लीटर की पानी की बोतल है और उसमें से आप 6 गिलास पानी निकाल लेते हैं और वो पानी जो है वो डिफरेंट लोगों को देते हैं। ये जो छोटे छोटे इंजेक्शन जो बनते हैं, ये बहुत ही स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में बनाने पड़ते हैं ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो, कोई इसमें बैक्टीरिया ना आए, और ये बहुत ही साफ सुथरे माहौल में बनाए जाते हैं ताकि कोई किसी तरह की इंफेक्शन ना हो सके आई पे। क्योंकि एक बंदा जिसको पहले ही डायबिटीज है, फिर डायबिटीज की वजह से आंखों में कॉम्प्लिकेशन है, अगर उस आंख में इस दवा की वजह से कोई बैक्टीरिया चला गया तो जो उसका विजन लॉस, उसको फन 2 महीने में होना है या 1 साल में होना है, वो चंद दिनों में हो जाएगा। तो ये इसका ऑफ लेवल इस्तेमाल है और ये बहुत सस्ता इलाज है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये मिरेकल ड्रग कहलाती है। ये मौजज़ाती दवा है आंखों के डायबिटिक जो कॉम्प्लिकेशन है उसके लिए वंडरफुल ड्रग है। तो इस वक्त जो पंजाब में हुआ है वो जाली टीका नहीं लगा। वेलकम बैक जी। और वकार भट्टी साहब, आप हमें बता रहे थे कि लाहौर में ये जो अभी जो हुआ है लोगों के साथ, ये कैसे हुआ है, जरा बताइए। देखें, ये आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसके छोटे छोटे इंजेक्शन बनते हैं एक बड़े वायल से, और वो इंजेक्शन जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों को फराम किए जाते हैं, उसके अलावा मरीजों को फराम किए जाते हैं ताकि वो उसको अपने आंखों में लगवा सकें। हुआ ये है कि ये लाहौर में, कसूर में और उसके अलावा अपर पंजाब में कुछ लोगों को जब ये इंजेक्शन लगे तो उनकी आंखों में इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन की वजह से उन्हें उनका विजन लॉस हुआ, उनको अंधेपन की शिकायत आई, जो कि चौधरी मंजूर साहब ने उसको ट्वीट भी किया। इसके अलावा ये केसेस जो है लोअर पंजाब में, जो हमारा जनूबी पंजाब है उसमें मुल्तान, फैसलाबाद और इन इलाकों से भी ये रिपोर्ट हुए हैं। जब ये मामला ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और पंजाब की जो ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आया है, तो उन्होंने ये सारा जितने बैजेस थे ये सारे रिकॉल कर लिए, और उसके अलावा ये एवास्टिन इंजेक्शन जहाँ जहाँ पे था और ये जो छोटे इंजेक्शन जो जहाँ जहाँ बन रहे थे और लोगों को गए थे, ये सारे रिकॉल कर लिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो सामने आई है उसमें ये पता चला है कि ये जो मामला जो है ये 2 अस्पतालों की जानिब से बनाए गए इंजेक्शंस में आया है। एक तो लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है जो कि जिसके पास लाइसेंस भी है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग ये होती है कि ये बड़े वायल से छोटे छोटे इंजेक्शन बनाना इस स्टेराइल एनवायरनमेंट में, और उनकी स्पेशलिटी है तो वो ये बनाते हैं और एज ए कम्युनिटी सर्विस वो ये इंजेक्शन बना के मुख्तलिफ इदारों को फराहम करते हैं। मैं उस अस्पताल का नाम नहीं लेना चाहता। उसके अलावा एक छोटा अस्पताल है लाहौर में जिसके एक फ्लोर पे एक जीनियस एडवांस्ड फार्मेसी सर्विसेज के नाम से एक इदारा था, जिन्होंने ये बाकायदा ये इंजेक्शन बना के और ये फराहम कर रहे थे। अभी इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो उन्होंने लैब में भिजवा दिए कि ये चेक करने के लिए कि आया कहीं दवा जो है वो तो स्पूरियस नहीं थी, जो एवास्टिन इंजेक्शन है जिसके इम्कानात बहुत कम है क्योंकि रॉश का और जेन्युइन इंजेक्शन था और उसकी वो छोटे इंजेक्शन बन रहे थे। माहिरीन जो जिनसे मेरी बात हुई है वो कहते हैं कि इसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये है कि जो छोटे इंजेक्शन जो बनाए गए, अगर इनका टेम्परेचर कंट्रोल ना किया जाए, 2 से लेकर 8 डिग्री टेम्परेचर में इनको रखना जरूरी है। अगर वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। दूसरा ये कि ये जो कंपाउंडिंग है, रीपैकेजिंग है, बड़े इंजेक्शन से छोटे इंजेक्शन में कन्वर्ट करना,
इसके दौरान अगर अनहाइजेनिक कंडीशंस हो, स्टेराइल कंडीशंस ना हो, तो बैक्टीरिया उसमें चला जाता है, और बैक्टीरिया फिर आंख में अगर चला जाए तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसको एंडोथेल्माइटिस कहते हैं। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जो कि विजन लॉस का सबब बन सकती है। तो अभी तहकीकात जारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये इस दवा का इस तरह का रिएक्शन जो है ये दुनिया भर में सामने आता है। पिछले साल भी पंजाब में इस तरह का एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, उससे पहले पेशावर में ये रिपोर्ट हो चुका है। तो हमारे जो सिस्टम है वो थोड़े से खराब हैं, जिनकी वजह से हमारी ग्रीड, हमारा लस्ट और हमारी बेहतियाती बाज लोगों की आंखों की बनाई जा रही है। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि थोड़ा सा खराब है, लालच और लापरवाही अच्छा का मिलाप एक तरह से। खबर ये आई है कि जो 12 अफसर हैं जिनमें ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग कंट्रोलर और डिप्टी कंट्रोलर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ एक रिवायती तरीक़ा होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ भट्टी साहब आपसे कि सस्पेंड तो होना ही होता है इस तरह के मामलात में। हेल्थ केयर कमीशन है पंजाब में, जो निजी अस्पतालों में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नज़र रखता है। ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जिनके, मैं भी बचपन में ड्रग इंस्पेक्टर इसलिए बनना चाहता था कि हमारे मोहल्ले में जो था वो हमारे मोहल्ले से उठ के फिर उसने 2.5 साल में कोई 3 मंजिला कोठी और उस ज़माने में 2 गाड़ियाँ खड़ी कर ली थी। आज से 50 साल पहले तो आप देखें ड्रग इंस्पेक्टर की क्या शान होगी। पटवारी होता है वो ड्रग के शोबे का। अच्छा, ये है, और इसके अलावा जो पूरी मशीनरी है पूरी हेल्थ सर्विसेज की, तो जब ये होता है ये इन्हें अचानक से पता चलता है कि ओह फलां जो है अस्पताल में ये सब हो रहा है, और उसके बाद जो है वही जो एक रिवायती तरीक़ा है, तो ये क्या कहें इसे? जी देखें, ये अब आप बहुत ही अहम मौजू पे मामलात को लेके आ गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर्स जो है, चूंकि आपको पता है मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं कराची से जो है वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ, मेरी सारी ज़िंदगी कराची में गुजरी है। इस वक्त कराची में जो चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो 18 ग्रेड के एक अफसर हैं, वो साउथ के अफसर हैं, और उनको एडिशनल चार्ज मिला पिछली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, उनको चीफ ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया गया। उनसे 2 सीनियर अफसरान जो 19 ग्रेड में हैं, एक खातून है और एक मर्द हैं जो 19 ग्रेड में हैं, अच्छी शोहरत के हामिल दोनों अफराद, उन्हें चीफ ड्रग इंस्पेक्टर का चार्ज नहीं दिया गया। उनके बजाय एक 18 ग्रेड के जूनियर अफसर को, जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है, उन्हें ये चीफ ड्रग इंस्पेक्टर बनाया गया। सिंध के एक और साहब को अभी 18 ग्रेड के ड्रग इंस्पेक्टर बनाया गया, जिनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन मैं एक मज़े का इल्ज़ाम बताता हूँ कि वो एक ऐसी फैक्ट्री से जहाँ पे जानवरों के लिए अद्वियात बनती हैं और आती हैं, उनसे वो भैंस लेकर आ गए रिश्वत में, क्योंकि पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भैंस ली और उस भैंस को एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बांधने के लिए दिया कि मुझे ये भैंस मेरी बांध दे, चंद दिन में मैं ले जाऊंगा, तोहफे में मिली। ये है सूरत हाल सिंध में इस वक्त, जहाँ पे ये लाहौर पंजाब का बता दूं, पिछले साल पंजाब में एक पूरा प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया ऐसी अद्वियात का, जो जान बचाने वाली अद्वियात की पैकेजिंग का। मैरोनेम एक इंजेक्शन है जो कि बहुत ही अच्छी दवा है, इसकी एंटीबायोटिक, उसकी जाली पैकेजिंग बनाई जा रही थी, वहां से पूरा प्रिंटिंग प्रेस पकड़ा गया। उनके ऊपर जो है वो कोई केस नहीं किया गया, वो केस दबा दिया गया। पेशावर में आइसोफ्लोरेन एक जान बचाने वाला एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, उसके खाली वॉयल्स में क्लोरोफॉर्म भरा जा रहा था, उन लोगों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एफआईआर नहीं कटी। तो ये जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टरेट, पूरा जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोविंशियल भी, और जो हमारे फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हैं, आपने सही कहा, ये करोड़पति नहीं, ये अरबपति हो चुके हैं। इनकी ये इतने पैसे कमाते हैं और इतने पैसे ये रिश्वत में देते हैं पोस्टिंग के लिए कि आप अगर आपको पता चल जाए तो आप कहें कि बाकियों को छोड़ के यही काम शुरू कर दिया जाए। FIA की अब की नहीं, 2014 की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ लाहौर। अच्छा, पंजाब में ये काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, खुशी बात है कि कोई तो शोबा है जो कहानी मेरी भी है, मेरी अच्छा FIA की जो 2014 की रिपोर्ट है जो उन्होंने हाई कोर्ट में जमा कराई, उसमें था कि 10 मकामात पे
दवाएं तैयार की जा रही थी, जाली पैकिंग, गैर रजिस्टर्ड दवाएं, मैन्युफैक्चरर की जो डेट है उसके बगैर फ़रोख्त होने वाली दवाएं, रीपैक्ड एक्सपायर्ड दवाएं, सरकारी और फौजी अस्पतालों से चुराई गई दवाएं, स्मगल्ड दवाएं, एलोपैथिक अज्जा में होम्योपैथिक अज्जा जो है वो डालने वाली जो है वो दवाएं, ये हुआ। और ये दवाएं 450 मेडिकल स्टोर लाहौर के, बाहर के नहीं, लाहौर डिवीज़न के, उसमें बेहतरीन तरीके से सप्लाई की जा रही थी। ये मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, आज इस बात को 9 साल हो गए। तो ये जो चीज़ है, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये मौत का कारोबार हो रहा है। मुझे नहीं पता ड्राइव वाले इतने भोले हैं जो 2011 से वजूद रखते हैं, ये कहाँ से सिरा पकड़ा जा सकता है, सिवाय इसके कि मैं और आप मिलके जो हैं जब भी इस तरह की वारदात हो रोलें और पीट लें। यही है। देखिए वज़ीर साहब, पहली बात तो ये है कि हम पहले भी बात कर रहे थे, एक तो हमें सेहत के शोबे को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, ज़्यादा हमें इस पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, खबरें देनी पड़ेंगी, प्रेशर डालना पड़ेगा हमारे अरबाब इख्तियार पे कि दवा के बगैर तो हेल्थ सिस्टम काम ही नहीं करता। मतलब अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके उससे नुस्खा लिखवा के ले आए और आप दवा ना लें तो आप ठीक नहीं हो सकते। दवा जो है हेल्थ सिस्टम का सबसे एसेंशियल कंपोनेंट है। उस एसेंशियल कंपोनेंट में अभी इस वक्त मैं आपको बताऊं, एक तो ये स्पूरियस अद्वियात का, एक्सपायर्ड अद्वियात का, रीपैकेज अद्वियात का एक मामला तो चल ही रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात की एक शॉर्टेज का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। जान बचाने वाली अद्वियात, 200 के करीब जान बचाने वाली अद्वियात इस वक्त मार्केट में दस्तयाब ही नहीं है। और जब आपकी एसेंशियल मेडिसिन मौजूद नहीं होती तो उस गैप को फिल करने के लिए जाली अद्वियात आती हैं। ये बात हमारे नए केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को समझ में नहीं आ रही। वो कहते हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अद्वियात का कोई मसला नहीं है, जबकि मैं अभी आज पूरा सर्वे किया है, पूरे पाकिस्तान का मैंने सर्वे किया है टेलीफोनिक और व्हाट्सएप पे, और मुझे पता चला है कि 200 से ज्यादा अद्वियात हैं, क्रॉनिक मेडिसिन बीमारियों के अद्वियात हैं, वो मौजूद नहीं है। जब वो मौजूद नहीं होती तो जाली अद्वियात आती हैं, स्पूरियस ड्रग्स आती हैं। जी 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 सही, बिल्कुल सही बात करें। ये इसमें मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ भट्टी साहब, क्योंकि आपने शॉर्टेज की बात की, तो हर मेरा ख्याल है कि दूसरे तीसरे हफ्ते हमें भी एक कॉल आती है एक हमारे व्यूअर की, और उनकी बेटी को एपिलेप्सी है या सीजर्स होते हैं, और वो हमेशा ये पूछ रहे होते हैं कि कहीं से टेग्राटॉल अवेलेबल है। टेग्राटॉल अगर मुझे सही तरह याद है, अगर उनके लिए आपको उसमें बता सकें कि ये बिल्कुल ही शॉर्ट है मार्केट में, या क्या इसके कोई उम्मीद है हमें कि ये इसकी सप्लाई दोबारा बहाल होगी? अच्छा, ये भी देखें, ये भी एक इतना बड़ा टॉपिक है। ये जो अद्वियात हैं जो एपिलिप्सी में और न्यूरोलॉजी में, साइकेट्री में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं, इनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, और इसके अलावा एक ग्रुप है जो कि पेन मेडिसिन का ग्रुप है। अच्छा, इनका जो है कोटा जो है वो मिलता है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल जो है इनका कोटा जारी करती है, और वो कोटा जो है जब कंपनियों को मिलता है तो वो अद्वियात बनाते हैं। ये एक इतना बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान में कोटे वाली अद्वियात का। अभी मैंने चंद दिन पहले एक स्टोरी की है जो कि आप लोगों ने यकीनन देखी होगी कि पाकिस्तान में गली कूचे में आपको हेरोइन मिल जाती है, पाकिस्तान में मेथाम्फेटामीन, आइस क्रिस्टलाइज, कोकेन, LSD, चर्स, शराब, हर चीज आपको गली में मिल जाती है। 200-300 रुपए में से लेकर 2-2,500 रुपए में आपको दुनिया की सारी मंशियात मिल जाती हैं, लेकिन आपको नहीं मिलेगी तो आपको साइकोट्रोपिक ड्रग नहीं मिलेगी। ज़ैनिक्स आप ढूंढ के दिखा दें, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में ज़ैनिक्स नहीं मिलेगी आपको ट्रैंक्विलाइजर्स नहीं मिलेंगे, आपको मॉर्फिन नहीं मिलेगी। कैंसर के यकीन कीजिए कि 4-5 लाख अफराद पाकिस्तान में तड़प तड़प के मरते हैं, उनको मॉर्फिन नहीं मिलती, उनको फेंटेनिल नहीं मिलती। तो वकार भट्टी, अभी हमारे पास बस हमें ब्रेक पे भी जाना है। ये बता दें, जैसे ज़रार का भी सवाल था कि वो लोग जिनको दवाएं चाहिए, चाहे वो इंसुलिन हो, डायबिटीज़ हो, टेग्राटॉल हो, उनके पास क्या रास्ता है इस वक्त जो शॉर्टेज है? व्हाट इज इट दे कैन डू, अगर कुछ है? देखिए, रास्ता तो यही है कि अपनी आवाज़ उठाएं, बाहर निकलें, अरबाब इख्तियार को बताएं कि ये अद्वियात की शॉर्टेज को दूर करना
हुकूमत वक्त का काम है। इस वक्त प्राइसिंग का इशू है, डॉलर रुपी डिस्पैरिटी की वजह से जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो अद्वियात नहीं मंगा पा रहे, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अद्वियात बना नहीं रहे। डॉलर की कीमत, अच्छा हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, आटा बढ़ जाता है, पेट्रोल जो है वो कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पहुंच गई है, नहीं बढ़ेगी तो दवा की कीमत नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से एक तो दवा शॉर्ट हो रही है और दूसरी तरफ दवा जो है वो जाली मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वकार भट्टी साहब। अच्छा एक मैं बात कहना चाह रहा था, जैसे उस दिन भी जो कॉल आई ना कि हमारे एक कॉलर ने फिर मैसेज किया कि जिनका ये एपिलेप्सी का इशू था कि उन्होंने कहा मुझे बता दें मैं बाहर से भेज देता हूँ। ज़ाहिर है कि हर बंदे के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि बाहर जान पहचान वाले हों या कोई आ जा रहा है तो वो लेकर आए, लेकिन वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो हो सकता है, लेकिन हल नहीं है ना। मुझे उसके बाद भी 2-3 मैसेजेस मिले। अच्छा ये तो होगी जाली अद्वियात। अभी मेरे ख्याल है पिछले हफ्ते ही शायद हम बात कर रहे थे ये जो एमडी कैट एग्जाम्स में हुआ है जी, हाँ वो भी तो मेडिकल का एग्जाम है ना जी, जी। और उसमें क्या 25 लाख 30 लाख रुपए वो जो लाख तक पाब्लो एस्कोबार भाई है हमारा जो ये सारी सेटिंग कराता है, राइट, और ब्लूटूथ आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो अद्वियात भी जाली और जो इस तरह के तरीके इस्तेमाल करके फिर डॉक्टर बनते हैं तो उनके हाथ में तो आप 100% प्योर मेडिकेशन भी दे दें तो आप फिर भी आपको मार तो डालेंगे ना वो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी पॉजिटिव नोट पर मैं ख्याल है कि एक वक्फा ले, एक ब्रेक ले। वेलकम बैक। ये तो आपको सुबह से हर चैनल ही बता रहा होगा कि मारूफ यूट्यूबर और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान बखैरियत लगभग 4 महीने बाद अपने घर पहुंच गए। 11 मई को उन्हें उठाया गया था। अभी मैं बताता हूं कि किस तरह उठाया गया था। और उस दौरान फिर लापता होने के बाद वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त की आखिरी समाअत अभी कुछ दिन पहले 20 सितंबर को हुई थी। चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने जो पंजाब पुलिस है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अल्टीमेटम दिया कि अगर 26 तारीख तक इमरान रियाज को बाजियाब नहीं किया गया, ये लास्ट वार्निंग है, और उसके बाद अदालत जो है वो अपने तौर पे हमारा पैमाना सब्र लबरेज़ हो चुका है और हम माकूल कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद करना खुदा का ये हुआ कि कल इमरान रियाज को सियालकोट पुलिस के अहलकारों ने खुद ला के उनके घर वालों के हवाले किया और फिर उनसे रसीद भी ली कि आपका बच्चा घर आ गया है। उनके जो वकील मियां अली अशफाक हैं उन्होंने दावा किया है कि इमरान रियाज की जिस्मानी और ज़हनी हालत अच्छी नहीं है, वो सदमे में हैं, वज़न भी कम हुआ है, जुमला मुकम्मल करने में भी दुश्वारी महसूस करते हैं और उनकी मजमूई बहाली में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अच्छा, इनकी जो गिरफ़्तारी हुई है और जो लाहौर हाई कोर्ट में बेचारी पुलिस ने जो बार बार जो बयानात सबमिट करवाए हैं वो बड़ी मज़ेदार किस्म की फ़िल्म है। मसलन पुलिस ने कहा कि उन्हें 11 मई की सुबह मॉर्निंग फ़्लाइट थी ओमान एयर की, उससे पहले चूँकि वो मुल्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे तो हमने उन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद उन्हें कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन लाए और फिर उनका रिमांड लेके, अच्छा बग़ैर वारंट के वजह से उन्होंने पकड़ा था, फिर रिमांड लेके डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट में रखा गया। आईजी पंजाब है डॉक्टर उस्मान अनवर, उन्होंने कहा है कि हमने चंद घंटे बाद रात को 11:05 पे, अब देखें मैंने आज तक नहीं सुना कि कोई कैदी रात को रिहा हो। आमतौर में नॉर्मली स्पेशल कैदियों के लिए स्पेशल सुबह रिहा किया जाता है। हालांकि उन्होंने मेरे ख्याल इमरान रियाज ने खुद भी नहीं कहा होगा कि मुझे रिहा करें। मुश्किल है। रात को 11:05 पे डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि इमरान रियाज ने चूँकि हमें तहरीरी तौर पे अच्छे रवैये की यकीन दहानी करा दी थी तो हमने जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत उन्हें पकड़ा था हमने कहा यार ठीक है, मेंटेन हो गया पब्लिक ऑर्डर, आपने लिख दिया है, अब आप जाएं। तो जैसे ही जेल का दरवाज़ा खुला संतरी ने इन्हें बाहर निकाला और तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि वापस निकल जाए। हाँ। और वहाँ फिर आगे जो है जो CCTV फुटेज जो अदालत में पेश किया गया है उसके मुताबिक एक वीगो खड़ी थी जी, और जो कहानी में रंग होता है काला उसका वो भी था, एक सफ़ेद कार भी खड़ी थी। उसमें से 3 नकाबपोश निकले,
एक ने हाथ मिलाया, दूसरे ने कंधे पे हाथ रखा और उनसे कहा आइए। उसके बाद से पुलिस कहती है कि हमने तो निकाल दिया था, खुदा की कसम हमें नहीं कुछ पता नहीं। कि वो देखिए कहाँ हमारी है। जिम्मेदारी अच्छा ये बात मैं पुलिस की इसलिए यकीन कर लेता हूँ कि पुलिस जाहिर है कि वो क्या कर सकती थी, लेकिन कल इमरान रियाज पुलिस को कहाँ से मिले कि वो उन्हें घर लाई और रसीद लेके गई है, अगर पुलिस को नहीं पता था। इसमें जो की वर्ड था अच्छा, ना, जो हाँ। पुलिस का बयान है वो है कि पुलिस ने बाजियाब, हाँ बाजियाब मतलब बाजियाब मतलब कि अब आपने ये नहीं बताया कि बाजियाब कहाँ अच्छा, अदालत ने पूछा, बाजियाब तो नहीं बनता यहाँ पे। अदालत ने यह भी पूछा कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसमें ट्रेस करें ये कौन लोग हैं। तो पुलिस ने कहा जी बात ये है कि हमने जो है जियो फेंसिंग तक की है लेकिन पछाड़े नहीं जा रहे। हाँ जी, नहीं देखिए तो इसमें पुलिस क्या कर ले? हर फेंस में कोई ना कोई एक होल तो होता है ना, जिससे लोग स्लिप थ्रू कर जाते हैं। जैसे सरहद पर भी फेंस है, लोग आते जाते हैं। अच्छा, लेकिन उस वक्त आपको याद होगा, क्योंकि हम भी वक्तन फवक्तन ये कवर करते रहे हैं, पहले पुलिस ने बीच में ये भी कहा कोर्ट को कि जी कि हमने फोन कॉल ट्रेस किए हैं, वो अफगानिस्तान जा रहा है। हाँ ये भी तो था, रिमेंबर दैट? ये भी था। अच्छा, इस बीच में जब पूछा गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, तो आईएसआई ने भी कहा, एमआई ने भी कहा कि जी हमें तो कुछ पता नहीं है, जिससे तशवीश और बढ़ गई। जी बिल्कुल, क्योंकि जब ये आगे कहते हैं कि हमें पता नहीं, तो मतलब तो किसी को पता नहीं है। अच्छा, वैसे ऑनेस्टली अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हमें ये नहीं कहूँगा सलामत वापस आए। सलामत, बज़ाहिर सलामत। देखिए बिकॉज अगेन इनकी मेंटल स्टेट, या 4 महीने हो गए हैं बॉस, ठीक है, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वेकेशन टाइप माहौल में थे। जो मतलब सदमा होता है, जो ट्रॉमा होता है, जो डर होता है, वो फिर असल मतलब में सालों साल चल सकता है। तो स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है कि मैं तो इसे खुशखबरी इन मानों में कहूँगा कि उनके मुकाबले में तो ये बहुत खुशकिस्मत है ना जो बरसों से लापता है। जो बरसों से मुदस्सर नारू 2018 याद होगा कि हमारे जो पहले भी जो लोग कोई शुमाली इलाका जात की सैर पे जाते हैं और वापस आते हैं, 2-4 दिन में या हफ्ते में अगर वापस आते हैं, जिंदगी भर के लिए वो खामोश हो जाते हैं। अच्छा, अभी भी लोग आपको ये भी याद होगा कि हमारे यहाँ इसके अलावा भी जो सहाफ़ी हों, एक्टिविस्ट हों, दूसरे लोग हों, तो 4.5 महीने तो बहुत लंबा टाइम है। बहुत लंबा टाइम है सर, बहुत लंबा टाइम है, और ये पता नहीं कितने साल लगेंगे इस ट्रॉमा में से निकलने का। मैं कहना ये चाह रहा था कि बिल्कुल जैसे जब वो बयान आया ना कि हमारे पास तो नहीं है, अच्छा ये उस वक्त पब्लिकली कहने वाली बात नहीं थी, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये कभी जिंदा वापस आएंगे। मुझे नहीं लगा। ये है ज़रा कि अभी आज तो ये अच्छी खबर आई है, ज़ाहिर है पुलिस उसका अपना क्रेडिट ले रही है कि जी हमने देखें सर, नहीं पुलिस को क्रेडिट जाना भी चाहिए। अदलिया कह रही है कि जी हमने भी जो है खींच के रखा पुलिस को, हमने कहा जी आपने बताना है, पुलिस लास्ट डे, अगर नहीं और ये साबित यही हुआ कि पुलिस की तहवील में थे, ठीक है ना, आखिरकार वापस तो वही लाए। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट बोलेगी कि जी हमने भी अपना प्रोएक्टिवली रोल प्ले किया है। पीटीआई की जो मशीनरी है, सोशल मीडिया या जो भी एलाइड लोग हैं, उन्होंने भी ठीक ठाक शोर मचाया और आवाज़ उठाई, पूरी कैंपेन चलाई, बल्कि इस इशू पे तो बहुत ज़्यादा सीरियस इल्ज़ामात लगा लिए, बल्कि वो तो दफनाने और इस किस्म की भी तक बातें उन्होंने चला दी। अच्छा, ये मैंने नहीं। तो बहुत मैसिव जो है ना, इस पे वो शोर मचाते रहे, खेलते रहे, जो भी करते रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये अच्छी बात है कि एक सहाफ़ी है, एक एंकर है, जितना भी मुतनाज़ा जो भी है वो जिंदा सलामत वापस आ गया। और मेरा ख्याल है इसके बाद अब यही सवाल उठता है कि जो बाकी लोग हैं उन्हें भी वापस आना चाहिए। उसमें एक लंबी फहरिस्त है, कुछ लोग पीटीआई के हैं, बलोच मिसिंग पर्सनस हैं, पश्तून मिसिंग पर्सनस हैं, उनको भी अगर छोड़ दिया जाए तो अच्छा। मुझे तो ये भी लग रहा है कि परवेज़ इलाही से भी ये ज़्यादा खुशकिस्मत है। उस बेचारे को तो ये है कि वो जैसे ही बाहर निकलते हैं फिर काबू हो जाते हैं। और इसका आपने जिक्र किया, 12 दफ़ा हो चुका है जी, और इसका आपने जिक्र किया तो मैं यहाँ पे ये भी शामिल करना चाह रहा हूँ कि आज पीटीआई के कुछ फीमेल वर्कर्स को ज़मानत मिली और उनको ज़मानत पर कोट लखपत जेल से रिहा किया गया कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, और फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। ये हैं सनम जावेद, अफशा तारिक, अस्मा शुजा और शाहबानो साहिबा। तो ये सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन इसका इलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि निगरान वजीर आजम साहब कहते हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। आप एक वो बहुत इंपॉर्टेंट गिरफ्तारी भूल गई। एक तो रिहाई आज हो गई, गिरफ्तारी वो जो एक मानिका साहब हैं, मानिका साहब को भी तो गिरफ्तार कर दिया, उनको भी तो गिरफ्तार किया है, और वो भी यही था कि वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको पकड़ के बिठा लिया गया। अच्छा, अबू कासिम के बारे में इत्तला ये है जी, अब मुझे नहीं पता कि उस पर अमल होगा या नहीं कि उन्हें अटक जेल से
अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज कोई 3-4 बार ये खबर गर्दिश कर रही थी कि जी उनको कर दिया है, लेकिन फिर पता लगा कि नहीं, अभी वो उधर ही हैं। और जो जहाँ मुंतकिल कर रहे थे वहाँ पर ये एक फ़ायदा है कि वहाँ पर अटैच्ड बाथरूम या और इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो जहाँ तक मुझे इल्म है एक साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी होती हैं या मिलनी चाहिए कम अज़ कम। अच्छा जी, तो नहीं, हम तो हमेशा से ये कहते हैं भाई, सुने सियासी कैदियों को बी क्लास होता है या जो भी क्लास होता है वो उनको होनी चाहिए। अब ये खान साहब खुद ही कहते थे कि ये जेल तो तब होता है जब पता चले कि जेल है, सोने के लिए गद्दा ना हो, मैं एसी निकलवा दूंगा, मैं एसी निकलवा दूंगा। तो बस यार, हाँ, पूरी बात है, ऐसी बातें नहीं करनी हाँ नहीं करनी चाहिए, मतलब ये नहीं करनी चाहिए जी। तो और हमारे पास और कोई बातें हैं आपको खत्म करने के लिए? हमारे पास बात करने को है और वो है भारतीय मीडिया के आपको जरा सी प्रोड्यूसर कह रहे हैं ब्रेक ले ले, लंबा ना करें इस सेगमेंट ब्रेक के बाद वापस ले रहा है ब्रेक, रिलैक्स करो। वेलकम बैक। और अब थोड़ी सी बात करते हैं जो भारत और कनाडा के बीच में टसल चल रही है, तू मैं चल रही है, जो भी आप कहना चाहें। आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुई, जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वजीर आज़म ने कहा, इल्ज़ाम लगाया बाकायदा कि एक सिख एक्टिविस्ट जो कैनेडियन शहरी है उसके कत्ल का इल्ज़ाम उन्होंने भारत पे लगाया और कहा कि अभी सबूत हमारे पास है, हम सबूत पेश करेंगे। धीरे धीरे इस पे कोई ज़्यादा कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं आया मगरबी ममालिक से, और वो शायद इसलिए है क्योंकि एक तो वो कहते हैं कि जी हमें बड़ी फिक्र है, बहुत फिक्र है, आप हमारे भाई हैं ट्रूडो भाई, लेकिन अभी थोड़ी सी चीज़ों को सामने आने दें तो फिर हम देखेंगे। अब तक जस्टिन ट्रूडो का अपना बयान है, और फिर उसके बाद जो डेविड कोहन साहब हैं, मेरा ख्याल है अगर उनका नाम मैं दुरुस्त बोल रहा हूँ, जो अमेरिका के सफ़ीर हैं कनाडा में, उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि जी मेन जो इंटेलिजेंस है वो कनाडा ने खुद ही ढूंढी थी, ये इंडियन डिप्लोमेट्स की कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया था, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क से आई है जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा हैं। तो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज की इंटेलिजेंस अलायंस। इस वक्त कनाडा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कनाडा को अब एक एहसास हो गया या होना चाहिए कि सॉफ्ट पावर तो आप में बहुत है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग आपका वीज़ा भी चाहते हैं, आपके यहाँ रहना भी चाहते हैं, लेकिन दुनिया चलती है हार्ड पावर पर, और वो है मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फोर्स जो कनाडा के पास नहीं है। और कनाडा का इनफैक्ट अब ये दूसरी बड़ी एशियन कंट्री के साथ एक फड्डा है, क्योंकि पहले चीन के साथ भी उनके कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं है। बहरहाल ये सब कुछ अपनी जगह। इस वक्त जो भारत में जो रिएक्शन आ रहा है, अगर मैं उसको सम अप करूं, वो कुछ ऐसा है कि ये हमने, इनके पास क्या सबूत है, तू होगा दहशतगर्द, और अगर हमने किया भी होता तो बिल्कुल सही है क्योंकि आप लोग भी ये कर रहे होते हैं, लेकिन हमने नहीं किया, तेरा सबूत कहाँ है, तू है दहशतगर्द। कुछ ऐसे चल रहा है, और जाहिर है कि मीडिया में भी ये बात हो रही है और इनकी लोकसभा में भी ये बात हो रही है। तो कुछ सिलेक्टेड झलकियां आपके लिए हमने असेंबल की है, तो शुरू करते हैं लोकसभा से। जो 70 साल पहले था, आज जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मोदी जी तक, उसके खिलाफ भी बोले, मनमोहन सिंह जी तक, ब्रिटेन ये हमारा ठीक है सर, ठीक सर, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। पर मैं ये कह दूं एंड में, भाई जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे कि मतलब हम कहीं भी घुस गए आपको। अच्छा, ये वहाँ के सिख एमपी है, सिख जो अपने आप को ज्यादा पेट्रियोटिक करके जी, इनका ताल्लुक है विद इनके जो मैं ख्याल ये वही है जानदा गौरी, हाँ ये वो लो फिर आया गौरी वाले कौम है। अच्छा, लेकिन ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो एकेडमिक्स और इंटेलिजेंसियां हैं, जाहिर है कि सब चाहते हैं कि हम भी टीवी पर आए और हम भी वायरल हों। तो एक हैं प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, जिन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ घुस के मारने से कुछ नहीं होगा, हम बम फाड़ेंगे। वाकई आया गौरी, खुद चेक करें, खुद चेक करें। ये चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए, एस्केलेट होकर के, ये नहीं कि बीच में खत्म कर। मिस्टर ट्रूडो, तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा में। तुम्हारी हस्ती क्या है?
तुझे न्यूक कर देंगी। हाँ, जबरदस्त। नहीं देखो, एक तो है ना कि घुसेंगे भी और फटेंगे भी, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं। अच्छा, सिर्फ अब जाहिर है कि यहाँ तक नहीं आती, क्योंकि सिर्फ आपने मतलब न्यूक कर दिया क्या है, 2-3 लाख लोग मरेंगे, लेकिन बंदे की किरदार कुशी जब तक आप नहीं करें तो मजा नहीं आता। और ये है एक साबिक सिफारतकार, एग्जैक्ट पोस्ट उनका नहीं पता, जिनका एक इंतहाई डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स है। जरा चेक करें भाई को। क्रेडिबल क्या कहते हैं रूमर्स हैं कि इसके जहाज में से कोकेन मिली थी हमारे स्निफर डॉग्स को, और फिर 2 दिन ही अपने होटल में के कमरे में बंद रहा, बाहर नहीं आया। प्रेसिडेंट हमारे भारत के राष्ट्रपति जो डिनर किया था उसमें नहीं गया, लोग कहते हैं कि नशे में था ड्रग्स के। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसका दिमाग में क्या है। हाँ, तो ये लगा हुआ था यार क्रेडिबल रूमर्स का कोई क्रेडिबल रूमर्स हमारे भी बहुत क्रेडिबल नहीं, लेकिन इंडिया की नेक्स्ट लेवल है। क्रेडिबल रूमर्स इज ट्रू लाइज। वो एक दफा मैंने सदर में एक ऐड देखा था, जेन्युइन फेक वॉचेस, जेन्युइन फेक वॉचेस सर। फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी आपको पता चल रही होती है, नाक में खुजली हो रही है मुझे ये सुन। देशभक्ति की भावनाओं में बहुत ज्यादा गिरफ्तार हो जाते हैं ना जब आप, लेकिन देशभक्ति आपकी उस वक्त, मतलब देखो जैसे जब आप सालन खाते हो तो रोटी तो चाहिए होती है ना, राइट? सालन रोटी के साथ ही खाई जाती है ना। तो अगर आप किसी को फजा ऐसी बना दी गई है, इंटू खराब नहीं आप फजा ऐसी बना दी गई है, अगले साल जो इलेक्शन है, इवन जो अलायंस है, इंडिया नामी अलायंस जिसको कांग्रेस हेड कर रही है, वो भी अगर कोई अक्ल की बात करना चाहे इस वक्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसने एक जुमला कहा, गद्दार, देशद्रोही, फलाना, पागलपन की एक। अच्छा, अब आप जाहिर है और इसको लेके चलेंगे, और जाहिर है कि एक चीज होती है कि बंदा आदत से मजबूर हो, राइट? अब आपने बात करनी है कनाडा की, लेकिन बिल्कुल अगेन कि जैसे सालन रोटी के साथ ही खाया जाता है ना, तो आप इस तरह का सेगमेंट कर ही नहीं सकते जब तक आपने पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह इसके अंदर आपने लाना है, नहीं तो मतलब खाना हजम मजा नहीं। जनरल बख्शी, क्या पाकिस्तान बन गया है, नया पाकिस्तान बन गया है कनाडा? यही मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान बन गया है? ISI के लिंक और जितनी चीजें हमने बताई, क्या कहना है आपका? इसमें 2 कौड़ी शक नहीं होना चाहिए किसी को कि कनाडा अपने आप को नया ब्रिज हेड बना रहा है, भारतवर्ष की डिस्टेबलाइजेशन के लिए एक टेररिस्ट बेस बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कनाडा की, पाकिस्तान की, ISI की खासी सांठगांठ है। वैसे ये जो मेरा जो सवाल है कि ये जो काउबॉय हैट वाले भाई हैं, इनकी क्या स्टोरी है पीछे? क्योंकि काउबॉय वाली मुछियां तो इनके पास है, हैट इनके पास है, आप इन दोनों को मिला दो ना तो आई स्वेयर कोई डुजुम टाइप सी AFC जो, हाँ ये कर्नल सैंडर्स लगता है ये तो बंदा। एनीवे, अब देखो, और सबसे जो मजेदार बात है ना, मैं एक बार फिर दौरान पहली बार विदाउट अ माइक तेरी आवाज ऑटोवा तक तो पहुंच गई होगी। ये मतलब इतना कैसे चला लेते हैं? There is a reason why you have to be skeptical। ये जो दिफाई तज्जिया नगार होते हैं ना, हाँ, कि उनकी बातें जो हैं वो वैसे मेरा ख्याल है कि देखिए जनरल बख्शी साहब के लिए ये थोड़ी सी उनको शुगल भी मिल जाता है, वैसे कोई उनको पूछ नहीं रहा होता, ये लोग बुला लेते हैं, वो आता है अपनी परफॉर्मेंस देता है, निकल जाता है। ये वहाँ के क्या शोएब क्या नाम है इनका? I know आप किसकी बात कर रहे हैं, अभी उस पर ये 5वां सेगमेंट पे करेंगे हम। और हाँ, अच्छा, जाहिर है कि इस तरह के वक्त में मतलब बहुत चीजें चल रही होती हैं, और आजकल ट्विटर का वैसे ही बुरा हाल है, जो भी ब्लू चेक वाला अकाउंट है वो पहले आ रहा होता है। तो एक और वीडियो है जो गर्दिश कर रही है और काफी पॉपुलर है, उसकी आपको फुटेज चला देते हैं, जिसमें एडा के ऑपोजिशन लीडर काफी लड़कर आ रहे हैं, मतलब कॉल आउट कर रहे हैं ट्रूडो को कि ये आप किस तरह की कंस्पिरेसी थियरीज लगा रहे हो और आपके पास सबूत क्या है और ये और वो। तो हमारे जो भाई हैं वो काफ़ी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि ये देखें, इसकी तो कोई अपनी पार्लियामेंट में ही नहीं सुन रही, लेकिन मसला सिर्फ इतना है कि ये 2018 की वीडियो है, ये अभी की वीडियो नहीं है। लेकिन अच्छा, फिर जब आपको कहें ना कि यार ये तो पुरानी वीडियो, लेकिन बात तो सही है ना, बात तो सही है ना, आतंकवादी तो ये चल रहा है। मेरा माल खत्म हो गया, अब आपने कोई इस पे कमेंट करना है तो आप
पड़ोस में हम रहते हैं ना यार, वैसे तो यार कसम, इसलिए तो प्लॉट की वैल्यू नहीं है बॉस। कॉर्नर प्लॉट की वैल्यू खराब कर दी है कचरे के। लेकिन इससे एक फायदा हुआ है कि अब सारी तोपों का रुख जो है ना वो समुद्र पार है जी। एक तोप तो फिर भी इधर है ना। नहीं, वो तो मतलब हम वो तो वैसे कोई नई बात नहीं है, हम तो आदि है ना उसके, तो हमारे ऊपर से जरूर गोले गुजर रहे हैं लेकिन सीधे समुद्र पार। ये वो बड़ी मजेदार मीम है ना, वो आपने देखा हुआ है ना, वो सब लोग मतलब फांसी की सूली पे चढ़े हुए हैं, हाँ, वो एक बंदा रो रहा है, वो उसकी तरफ कहता है, वो कहता है फर्स्ट टाइम। तो इस वक्त अब वो है कनाडा कह रहा है यार ये क्या हुआ है मेरे साथ। बहरहाल मजेदार सेगमेंट था। थैंक यू सो मच। फांसी की सूली, क्रेडिबल रूमर्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा है, कोकेन, तो कोकेन इसी के 2 दिन कोकेन लगाई उसने यार। इस पे हम बात करते हैं। उस रात प्रोग्राम बंद करने दे, अपन 4 बजे तक पिया यार। अच्छा, ऐसा आप प्रोग्राम बंद कर दें, हम ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।